हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे और बिल्कुल बेसिक से हम इस टॉपिक को आपके लिए लेकर आए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एमपी पुलिस, एमपी एसआई और व्यापम की कई परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आता है और अभी हाल में ही आपका जेल प्रहरी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। पिछले वर्ष इससे क्वेश्चन पूछे गए और जहाँ तक कि छोटे क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी उपयोगी है कि हम वर्ग समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म की चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये जानें कि वर्ग समीकरण होता क्या है। पहली बात तो ये समझें कि समीकरण क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, एनी एक्सप्रेशन, जैसे हमने लिखा x + 2x, x + 2 कोई एक्सप्रेशन है और इसमें इक्वल साइन लगा के अगर हम कोई वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि 4 रख दिया या x + 2 = हमने 0 रख दिया, तो ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर में ये लीनियर इक्वेशन है, एक चर में ये रैखिक समीकरण है। अगर इसी समीकरण को मैं ऐसे लिख दूं कि 2x धन 3y धन 8 = 0, तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसमें दो चर हैं, दो चरों वाला क्या हो गया? रैखिक समीकरण। टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन कहलाएगा ये दो चरों वाला। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण या एक चर वाला रैखिक समीकरण हमेशा एक सरल रेखा को दर्शाता है। जैसे x + 2 = 4 भी एक सरल रेखा है, x + 2 = 0 भी एक सरल रेखा है, 2x + 3y + 8 = 0 भी एक सरल रेखा है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है, हमेशा ये ध्यान रखना। क्लियर है? ये आप लोग पढ़ चुके हैं छोटे क्लासों में कि कोई भी एक चर वाला रैखिक समीकरण, क्वेश्चन बन सकता है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या दर्शाता है? सरल रेखा। दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या दर्शाता है? तो एक सरल रेखा दर्शाता है। लेकिन अब हमारे पास बात आती है किसकी? वर्ग समीकरण की। अगर कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो जिसमें घात 2 हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आपके पास लिखा x² + 5x + 6, ये लिखा, ये हमारा दो घातों वाला एक बहुपद लिखा है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें पावर 2 है। अगर इसके इक्वल में हम 0 लिख दें या कोई भी संख्या लिख दें तो ये क्या कहलाएगा? वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण, वर्ग शब्द का अर्थ होता है दो, मतलब इसके दो मूल होंगे। वर्ग समीकरण के दो रूट होंगे या दो जीरोज होंगे, इसके दो हल निकलेंगे। कहने का अर्थ, अगर आपको इसको सॉल्व करना होता है, अगर कोई समीकरण इस फॉर्मेट में दिया हो और आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने की कितनी विधियां होती हैं बेटाओ? एक गुणनखंड विधि होती है जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, फैक्टर मेथड। दूसरा होता है वर्ग, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वर्ग बनाने वाली विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहते हैं दूसरी मेथड। थर्ड होती है रूट्स, समीकरण को मूलों को फॉर्मूला मेथड से निकालना, फॉर्मूला मेथड होती है। और थर्ड होती है ग्राफिंग मेथड। तो सबसे ज़्यादा उचित विधि जो होती है वो गुणनखंड विधि होती है। लेकिन गुणनखंड विधि से क्या होता है? हर एक समीकरण का सॉल्यूशन नहीं निकलता। एवरी इक्वेशन का सॉल्यूशन गुणनखंड विधि से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसका तो हम फैक्टर कर सकते हैं कि हमने दो संख्याएं ऐसी सोचेंगे कि जोड़ने पर तो आए 5, प्लस करने पर आना चाहिए 5 और इंटू करने पर आना चाहिए 6। तो आप तुरंत कह देंगे सर x² + 3x + 2x + 6 = 0। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x + 3, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे और x + 3 = 0। x + 3 इज आल्सो कॉमन, x + 3 हमने फिर कॉमन ले लिया, तो ये x + 3 x + 2 = 0। एक बार हम इसके इक्वल 0 रखेंगे, एक बार इसके इक्वल 0 रखेंगे,
तो x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -2। तो इस वर्ग समीकरण के हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, x बराबर -3 और x बराबर -2। देखिए इस सवाल को हम डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि इस समीकरण के निम्न में से कौन कौन से हल हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, समीकरण x² + 5x + 6 बराबर 0 का सॉल्यूशन निम्न में से कौन सा है। क्वेश्चन आया कि x² + 5x + 6 बराबर 0 का सॉल्यूशन निम्न में से कौन सा है, और आपके लिए ऑप्शन दे दिया 3 -2, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2 -3, तीसरा ऑप्शन दे दिया -3 -2 और चौथा ऑप्शन दे दिया 4,1। तो इसको हम डायरेक्ट भी कैसे सॉल्व कर सकते थे कि हम ये वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे। कितने से कितना कठिन भी सवाल दिया और अगर रूट्स पूछे तो समीकरण के रूट्स तो हम डायरेक्ट ही फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 3 पुट कर रहे हैं तो कहीं से कहीं तक भी 0 नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन तो गया काम से। अगर हम 3 पुट कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ 9 हो रहा है, यहाँ 10 हो रहा है, तो ये ऑप्शन गया काम से। फिर अगर हम इसमें 2 पुट कर रहे हैं तो ये भी गया काम से। 4 और 1 पुट करने पर भी नहीं हो सकता, तो -3 पुट करिए ज़रा इसमें। माइनस जैसे ही 3 पुट करेंगे तो प्लस का 9, ये प्लस का 9 हो गया, और ये तिपंजे ऋण का 15 और धन का 6, 15 ऋण 15 0। फिर ऋण 2 पुट करने पर हमने देखा कि माइनस का 2 जैसे ही पुट किया तो ये 4 हो रहा है, ये -10 हो रहा है, ये +6, तो दोनों से आंसर 0 आ रहा है। तो हमारे इस समीकरण का सॉल्यूशन -3 -2 है। तो सबसे सिंपल बात तो यही होती है कि जब डायरेक्ट सॉल्यूशन दिए होते हैं किसी समीकरण के तो हम ऑप्शन से भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब वर्ग समीकरण बनता कैसे है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किसी वर्ग समीकरण के 2 मूल हैं, 2 मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, 2 मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे समीकरण बनाएंगे, ज़रा इस बात को समझते हैं। वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c बराबर 0। और बेटा वर्ग समीकरण में एक बात आप याद रखेंगे, अगर मैंने आपके सामने ये लिखा 3x + 2, तो क्या ये वर्ग समीकरण है? 3x + 2 = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो आप कहेंगे सर नहीं है। अच्छा, तो अब इस समीकरण को अगर मैं बेटा ऐसे लिख दूँ कि 0 × x² + 3x + 2 = 0, तो क्या ये वर्ग समीकरण है? तो आप कहेंगे सर ये भी वर्ग समीकरण नहीं है। क्यों? यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर बेटा क्या लिखा हुआ है? 0 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी समीकरण में चेंज हो जाएगा, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। तो किसी भी समीकरण को वर्ग समीकरण होने के लिए शर्त है कि x² का कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक, x² का गुणांक मतलब a नॉट इक्वल 0, मतलब यहाँ जो गुणा में लिखा होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू वो हो सकता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का वर्ग समीकरण कहलाएगा। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वर्ग समीकरण कहलाएगा। तो किसी भी समीकरण को वर्ग समीकरण होने की शर्त क्या है कि समीकरण को इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए और इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये वर्ग समीकरण कहलाता है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस समीकरण में हम बात करते हैं कि यदि इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि अगर ये हमारे पास समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0, तो पहला पॉइंट तो यही आता है कि इस समीकरण के वास्तविक मूल हैं या नहीं, रियल रूट पॉसिबल हैं या नहीं, रियल रूट पॉसिबल हैं कि नहीं। तो हम इसमें डी फाइंड करते हैं। सबसे पहले डी या कई बुकों में इसको हम डेल्टा भी कह देते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? b² - 4ac।
अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना, इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आती है, इफ डी इज लेस देन 0, इफ डी इज लेस देन 0, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो देयर इज नो रियल रूट, देयर इज नो रियल रूट, नो रियल रूट, रियल रूट। डी लेस देन 0 तो देयर इज नो रियल रूट, मतलब समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। कहने का अर्थ रूट के अंदर ऋणात्मक आएगा तो वे क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा, काल्पनिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 के मूल कैसे होंगे। क्वेश्चन ये दिया कि इसके मूल कैसे होंगे, तो आप कहेंगे सर हम डी फाइंड कर लें। यहाँ पर डी आपने डी फाइंड किया, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ 1, बी स्क्वायर 4, 1 इंटू 1 तो 1 माइनस 4 इक्वल -3। डी की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। जब डी की वैल्यू हमारे पास निगेटिव है तो इस समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए पेपर में यही आएगा कि 4 आपके इक्वेशन दिए होंगे और आपसे ये पूछेगा कि किस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है जिसका मान ऋणात्मक आ जाएगा उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, और जिसका धनात्मक आ जाएगा या 0 आ जाएगा उसके मूल वास्तविक होंगे, रियल रूट होंगे, रियल रूट होंगे। क्लियर। तो अब हम कुछ फॉर्मूलों की चर्चा करते हैं। अगर इस समीकरण की हम बात करते हैं तो इस समीकरण का सॉल्यूशन होता है x इक्वल -b। पहले हम एक बात और कर लें यहाँ पर कि d का वैल्यू क्या होती है। d मीन डिस्क्रीमेंट, डिस्क्रीमेंट मान विविक्त कर, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac हुई। तो अगर d लेस देन 0 है तो मूल कैसे हैं, काल्पनिक, इमेजनरी, काल्पनिक, इमेजनरी, इमेजनरी। वट डी इज ग्रेटर देन 0 तो मूल रियल होंगे, वास्तविक मूल होंगे और अलग अलग होंगे, वास्तविक तथा अलग अलग, अलग अलग। रियल एंड डिस्टिंक्ट मूल, रियल एंड डिफरेंट भी कह सकते हैं, डिफरेंट, अलग अलग। केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस थर्ड में क्या होगा बेटा कि अगर डी की वैल्यू 0 आई तो मूल वास्तविक तथा बराबर, वास्तविक तथा बराबर होंगे, बराबर होंगे। मूल रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल, रूट रियल एंड इक्वल। मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे। इतनी बात क्लियर। अब हम इसका सॉल्यूशन समझेंगे। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगली इम्पोर्टेंट बात आती है कि हम अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए क्या फॉर्मूले का अप्लाई होता है। इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए देखिए बेटा समझते हैं। एक तो हमने बताया कि डायरेक्ट ही आप फैक्टर कर लें, डायरेक्ट ही फैक्टर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम फैक्टर मेथड से भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम फार्मूला मेथड से करेंगे। अगर हमसे फैक्टर नहीं बनेगा तो हम फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या मेथड है हमारे पास, x इक्वल -v प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बिल्कुल याद कर लेंगे। समीकरण का सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल -v प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये समीकरण का सॉल्यूशन है।
समीकरण का क्या सॉल्यूशन है, x इक्वल माइनस वी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, वर्ग समीकरण का ये सॉल्यूशन होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक प्लस चिन्ह लेंगे और दूसरा माइनस चिन्ह लेंगे, तो इसके दो रूट निकलेंगे। अल्फ़ा इक्वल माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब बीटा इक्वल क्या होगा बेटा, माइनस चिन्ह लेने पर बीटा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल, मूलों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए आएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2a आपका एलसीएम आ जाएगा और ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी माइनस 2b, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a धन b a ऋण b फॉर्मूला लगेगा और सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका c अपॉन ए। इसको सॉल्व करेंगे तो c अपॉन ए। लेकिन एक बात हमेशा के लिए याद रखें, अगर आपने ये b अपॉन ए और c अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए और c अपॉन ए याद कर लिया तो कभी आपसे गलती हो सकती है। किस कंडीशंस में, अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमेशा आप कह देंगे कि मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए। लेकिन क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, कि आप इसको दूसरे टाइप से याद कर लें। अगर मैं आपसे ये कहता बेटा हो, ये याद हो गया आप लोगों को, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर मैं ये कहता कि एक्स ए क्या है, व्हाट इज ए इन दिस इक्वेशन, व्हाट इज ए, तो ए इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक, हिंदी में इसको गुणांक कहते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक है। सी इज कांस्टेंट टर्म, सी इज कांस्टेंट टर्म, सी क्या है, अचर पद है। सी इज कांस्टेंट टर्म, सी क्या है हमारे पास, अचर पद। सी इज कांस्टेंट टर्म। तो अगर इस रूट्स के सम ऑफ रूट्स अगर हम बात करते हैं, इसको हम ऐसे चेंज कर दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप ये याद रख लेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए इंटू बी कहेंगे तो ए इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे याद कर सकते हैं।
तो कहने का अर्थ अब आपके लिए मैं कैसा भी समीकरण अगर दे देता हूँ, अगर मैं आपके लिए समीकरण ऐसे बोलता कि समीकरण हमारे पास है बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये समीकरण दिया बेटा मैंने। क्या समीकरण दिया कि बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, और मैंने कहा कि मूलों का योगफल क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल क्या होगा। मैंने कहा कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए। अगर इस समीकरण के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, आप समझ रहे हैं कि इस समीकरण के मूल अगर अल्फ़ा और बीटा हैं, इस समीकरण के मूल हमारे पास क्या है बेटा, अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए। तो आपने कहा सर हमको तो रटा है माइनस बी अपॉन ए होता है, लेकिन नहीं, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप ऐसे याद रखेंगे माइनस चिन्ह, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट माइनस सी, तो यहाँ माइनस सी पुट करेंगे और अपॉन में कितना लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर सी अपॉन बी आएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मूलों का योगफल। इस सवाल में ये क्वेश्चन बदल गया तो हमारा आंसर भी बदलेगा ना। तो मूलों का योगफल सी अपॉन बी, ये छोटी छोटी बातें याद रखिए। अब मैंने कहा मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास ए है और यहाँ पर हमारे पास बी है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए अपॉन बी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। आप लोगों को समीकरण से रिलेटेड ये सब बातें क्लियर हैं। वास्तविक मूल कब होंगे, तो मूलों का योग। अब हम अगली बात ये करते हैं, ये बातें तो आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होंगी, मुझे लगता है कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट करिएगा कि समीकरण एल एक्स प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल क्या होगा, इस समीकरण के मूलों का योगफल क्या होगा, इस समीकरण के मूलों का योगफल क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे आया था एक एग्जाम में कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। क्या कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल 0 का एक मूल -2 है, एक मूल -2 है, एक मूल -2 है, तो के का मान क्या होगा, तो के का मान क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। इफ द वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0 इज -2, then find the value of k। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल -2 है, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप ध्यान रखना कि यदि इस समीकरण का एक मूल ऋण 2 है तो पूरे समीकरण में हम x के प्लेस पर 2 पुट कर देंगे, x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो -2 स्क्वायर 7 - 2 प्लस के इक्वल 0। वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन -2, देन वी कैन पुट द वैल्यू x इक्वल -2 इन दिस इक्वेशन। इस समीकरण में हम x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 -14 प्लस के इक्वल 0, देन -10, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लें, ये -10 रहेगा, -10 प्लस के इक्वल 0, देन के इक्वल 10, के की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी 10।
समीकरण का एक मूल ऋण 2 है तो के का मान क्या होगा। इतना सरल क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों के लिए। बहुत सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और कठिन क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही है, क्वेश्चन और लिख रहे हैं इसी मेथड का। समीकरण एक्स स्क्वायर, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल ऋण 1 है तो के का मान क्या होगा। मान क्या होगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो x इक्वल टू -1 फिर पुट कर देंगे हम यहाँ पर। x इक्वल -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर, 6 - 1 प्लस के इक्वल 0, तो 1 - 6 प्लस के इक्वल 0, तो -5 प्लस के इक्वल 0, देन के इक्वल 5। हमारे पास के का मान कितना आ गया, 5। के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, यदि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर के एक्स धन 14 बराबर 0 का एक मूल ऋण 7 है तो के का मान क्या होगा। ऋण 7 है तो के का मान क्या होगा। एक मूल ऋण 7 है तो के का मान क्या होगा। क्लियर है। 1 रूट्स इट 7 देन फाइंड द अदर रूट। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एक मान ऋण 7 है तो दूसरा मूल ज्ञात करो। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एक मूल ऋण 7 है तो दूसरा मूल भी पूछ सकते हैं इस सवाल में, के का मान ज्ञात कीजिए तथा दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। अगर इस सवाल में कह रही है यदि वर्ग समीकरण का एक मूल ऋण 7 है तो दूसरा मूल ज्ञात करो, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस समीकरण में हमको के की वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है। एक बात समझेंगे हम, अगर हमारे पास एक मूल ऋण 7 है और आपसे पूछा गया दूसरा मूल ज्ञात करो, एक क्वेश्चन और बना देते हैं हम ऊपर, एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं। इसी सवाल में हम अगला क्वेश्चन एक लिख देते हैं कि यदि वर्ग समीकरण, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 14 बराबर 0 का एक मूल ऋण 7 है तो दूसरा मूल ज्ञात करो। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। इस क्वेश्चन में पूछा है हमको सेकंड रूट फाइंड करना और इसमें पूछा है के का मान ज्ञात करना है। पहले हम ये चेक कर लेंगे आप लोगों को ये पूरा वीडियो में आ रहा है या नहीं स्पष्ट। थोड़ा सा किसको दें हम इसमें, चलिए क्वेश्चन है, इसमें हमको निकालना है के का मान और इसमें निकालना हमको दूसरा मूल। इस समीकरण का एक मूल ऋण 7 है तो के का मान निकालो। तो यहाँ पर ऋण 7 पुट कर दें, के का मान निकालना 7 सदैया 49 धन का 49, ऋण 7 के धन 14 बराबर 0। पूरे समीकरण में 7 का भाग लग रहा है तो 7 ऋण के धन 2 बराबर 0। इतनी बात क्लियर है। तो ऋण के बराबर ऋण 9 तो के की वैल्यू 9 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई, 9। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ गया, 9। यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ रही है, 9।
लेकिन इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि दूसरा मूल ज्ञात करें तो आप क्या करते हैं, आप ये प्रयास करते हैं कि पहले हम के का मान निकाल लें, फिर के का मान इसमें रख के फिर फैक्टर करके हम दूसरा मूल निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको एक बात दिख रही होगी कि मूलों का गुणनफल, एक मूल ऋण 7 है, दूसरा मूल हम मान लें कि बीटा है, दूसरा मूल बीटा मान लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा, एक मूल ऋण 7 है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास 14 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो ये आया। तो दूसरा मूल बीटा इक्वल टू 14 में जब ऋण 7 का भाग लगाएंगे तो ऋण का 2 आ जाएगा, तो दूसरा मूल ऋण 2 आ गया। दूसरा मूल कितना आ गया, -2। अब एक फैक्ट और समझ जाएं, फिर नेक्स्ट वीडियो इसके लिए आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। यहाँ तक कि आप वीडियो को कंप्लीट देखकर अगले वीडियो भी आप लोगों के लिए आएगा वर्ग समीकरण का, और ये कंपटीशन में आता है बेटा आपके लिए जेल प्रहरी में और छोटे क्लासों में भी काफ़ी उपयोगी है। तो बिल्कुल आप लोगों से 0 लेवल से हम आप लोगों को हाई लेवल तक के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इसमें वर्ग समीकरण में आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लें कि इस प्रकार से अगर कोई समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर इस समीकरण में मैं a का डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा b/a x, c/a इक्वल 0। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे चेंज करके लिख दूं x² माइनस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल 0, अगर ऐसे लिख दिया जाए। अब आप कहेंगे सर ये जो वैल्यू है ना -b/a, तो x² माइनस यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा पुट कर सकते हैं। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है इंटू एक्स और ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है इक्वल 0। तो वर्ग समीकरण का एक हमारे पास फॉर्मूला बन गया x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस गुणनफल। तो एक नया फॉर्मूला क्या बन गया, x² सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल 0। आप याद रखेंगे कभी कोई भी वर्ग समीकरण अगर हमको बनाना हो और हमारे पास 2 मूल दिए हैं, आपके लिए जैसे मैंने कह दिया कि एक मूल 2 है, एक मूल 3 है, आपको वर्ग समीकरण बनाइए, एक वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 2 तथा 3 हैं। एक वर्ग समीकरण फॉर्मेट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक वर्ग समीकरण बनाएं जिसके मूल 2 तथा 3 हैं, जिसके मूल 2 तथा 3 हैं। एक वर्ग समीकरण बनाएं जिसके मूल 2 तथा 3 हैं। तो आप कह देंगे x² माइनस मूलों का योगफल 5x प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। डायरेक्ट ही वर्ग समीकरण बन गया। एक वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 2 तथा 3 है। तो अब आप एक वर्ग समीकरण और बनाते हैं जिसके मूल 1/2 और 1/3 है। इसी क्वेश्चन को हम चेंज करके कह रहे हैं कि एक वर्ग समीकरण बनाएं जिसके मूल 1/2 तथा 1/3 हैं। तो कैसे बनाएंगे, x² माइनस 1/2 प्लस 1/3 x प्लस 1/2 इंटू 1/3 इक्वल 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये 6x² हो जाएगा और ये भी 6 आएगा और ये 5x हो जाएगा माइनस का 5x प्लस 1 इक्वल 0। हमारे पास वर्ग समीकरण क्या बन गया, जिसके मूल 1/2 और 1/3 है, तो वर्ग समीकरण बन गया 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमने कुछ वर्ग समीकरण की बेसिक बातें सीखी। अगला वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और ये मेथड और ये फॉर्मूले वगैरह आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।